आज का वीडियो इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन टॉपिक का थर्ड पार्ट होगा और आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, थर्ड मेथड, और वो रहेगा कौन सा, लैग्रेंज मेथड। और लैग्रेंज मेथड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसको कब यूज करते हैं ये देखेंगे और साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व बाय लैग्रेंज मेथड। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले मेथड का नाम आपको लिख रहा हूं जो कि आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं लैग्रेंज मेथड। अब आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन जब सॉल्व कर रहे थे तो उसमें दो वेरिएबल्स थे। एक वेरिएबल्स को हमने x नाम दिया था और एक वेरिएबल को हमने y नाम दिया था। तो x वेरिएबल जो था वो हमेशा क्या होता था, चाहे वो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड हो चाहे वो न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड, ये दोनों में क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। द वैल्यूज ऑफ x आर इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मेथड होता है, ये मेथड में ये हमारे लिए होता है व्हेन द वैल्यूज ऑफ x आर नॉट इक्विडिस्टेंट। बस इसी से आपको समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट वेरिएबल जो हमारा होता है x, वो क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस नहीं होता है, वो समान अंतर पे नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? देन वी यूज लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज मेथड क्लियर है? अब इस मेथड को हम लोग यूनिवर्सल मेथड भी बोलते हैं। इट इज अ यूनिवर्सल मेथड। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको ध्यान में रखना होगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें अगर जो फर्स्ट वेरिएबल है जो कि x, और ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अगर इक्वी डिस्टेंट में नहीं होता है, जब इक्वी डिस्टेंट में नहीं होगा इसका मतलब है कि आपको दोनों मेथड्स फॉलो नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड, फर्स्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड और सेकंड न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड, ये दोनों को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या यूज होता है, लैग्रेंज मेथड यूज होता है। क्लियर? मगर आप ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन देता है और उसमें मेथड मेंशन नहीं किया हुआ रहता है, अगर आपको इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन कैलकुलेट करना रहता है तो आप पहले बाइनोमियल और एक्सपेंशन मेथड, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड और सेकंड न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड के बारे में देखेंगे कि क्या वो एप्लीकेबल है। अगर वो दोनों एप्लीकेबल होगा तो पहले उसको अप्लाई किया जाता है, इसको लास्ट में अप्लाई किया जाता है। ये इसका ड्रॉबैक भी है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमको बहुत ज्यादा इसमें डिटेल है नहीं, क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको सिंपल बताऊंगा और उसके बाद साथ में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर 2, 4, 5, 8 एंड देयर करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व्ड y values are 8, 16, 22, 30 respectively. If x has a value 6, find the best estimate of the corresponding value of y. Clear? चलिए मैं पहले क्वेश्चन नोट करता हूं, डेटा नोट करता हूं क्वेश्चन का, आप लोग स्क्रीन पर देखते जाएं। हमारे पास दो वेरिएबल है, फर्स्ट जो है x, इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो बता रहा है 2, 4, 5, 8 और साथ में जो y, अब इसका नोटेशन कर देते हैं, ये x0, ये x1, ये x2, ये x3। उसके बाद y दिया हुआ है, y की जो वैल्यू है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। y की वैल्यू आपको बता रहा है 8, 16, 22, 30। क्लियर? और साथ में बोलता है 6 की वैल्यू आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। इसका भी नोटेशन दे देता हूं, y0, y1, y2, y3।
और आपको वैल्यू जो डिफाइन करने के लिए बोला है 6 का वैल्यू आपको डिफाइन करने के लिए बोला है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें मेथड कौन सा लगेगा। तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x वो इक्वी डिस्टेंस है कि नहीं है। तो आप ये देखें 2 4 कितने डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, उसके बाद 5 1 का डिफरेंस है, उसके बाद 8 3 का डिफरेंस है। अगर इसके बीच में 6 भी रख देते हैं तो भी ये इक्वी डिस्टेंट नहीं होता है। ये एग्जांपल के थ्रू भी मान लीजिए और इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मान लीजिए। दैट मीन्स इसमें कौन सा मेथड यूज होगा x6 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो लैग्रेंज मेथड यूज होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि नोटेशन तो सारे मेथड्स में सेम होता है, अब लैग्रेंज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आप ध्यान रखेंगे। yx इज इक्वल्स टू y0 इंटू विद इन ब्रैकेट x। अब x क्या होता है, माइनस साइन। अब x क्या होता है, जो जिसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी होती है। तो आपको वैल्यू किसकी डिफाइन करनी है, 6 की। दैट मीन्स ये x क्या होगा, 6 होगा। जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है उसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। क्लियर, x माइनस, अब x के लिए सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसको आप जो यहां आपने y0 लिख दिया, तो y0 के सामने देखिए यहां क्या x0 ये वैल्यू को आपको क्या करना, ओमिट कर देना है। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, x1। तो यहां हो जाएगा x1 सेम x माइनस x2 और x माइनस x3। क्लियर, अगर ये इससे ज्यादा भी होता है तो मैं इसको n टाइम्स तक लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। x माइनस xn, आपको ध्यान रहेगा कितने टाइम्स तक जा सकता है, n टाइम्स तक जाया जा सकता है। होल डिवाइडेड बाय जिस वैल्यू को आपने ओमिट किया था, y0 नोट किया है यहां, तो y0 के लिए आपने x0 को ओमिट किया था। ठीक है, तो यह नीचे हो जाएगा, आपको ध्यान रखना x0, फिर माइनस साइन सेम एज इट इज जो माइनस करके आपने लिखा हुआ है, x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3। सिर्फ ध्यान देना है, अपने आप समझ में आएगा। थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है मगर ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके लिए क्या हो जाएगा, x0 माइनस x टाइम्स तक जाएगा ये। क्लियर, फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस साइन y1। y0 के बाद क्या होता है, y1 होता है। तो y1 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए x, आपने अब y1 को लिया तो क्या ओमिट हो जाएगा, x1 ओमिट हो जाएगा। तो इसको ओमिट कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x0 x2 x3। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो x माइनस x0 हो जाएगा, x माइनस x2 हो जाएगा, x माइनस x3 हो जाएगा। फिर ये इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, x माइनस xn हो जाएगा ये। क्लियर, डिवाइडेड बाय, अब आपने किसको यहां y1 लिया है, मतलब x1 को ओमिट किया है, तो क्या हो जाएगा, सब में आपको पहले x1 लिखना है। x1 के बाद जो वैल्यू आपने यहां माइनस की है वो वैल्यू x1 से माइनस कर देनी है। देखिए x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, और कब तक जाएगा, ये n टाइम्स तक जा सकता है, x1 माइनस xn। क्लियर, प्लस y2 में आ जाएगा। अब y2 लेंगे तो क्या ओमिट हो जाएगा, x2 ओमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3। देखिए यहां x2 गायब हो गया है। अब होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0, सेम आ जाएगा। फिर x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3। क्योंकि ये फॉर्मूला मैं एक बार बता रहा हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लोग वैल्यू रखेंगे, इसलिए आपको फॉर्मूला एक बार ना सीख लेना। अगर इसको आगे n टाइम्स तक ले जाना है, क्योंकि हम तो फॉर्मूला सीख रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस xn और ये हो जाएगा x2 माइनस xn। क्लियर, उसके बाद y2 के बाद y3 है, तो यहां मैं प्लस साइन लगा लेता हूं, यहां y3 हो गया। y3 के लिए अब कैंसल क्या होगा, y3 के लिए चले आइए तो x3 हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x3 ओमिट हो जाएगा। तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2। इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला किस तरीके से आप समझते हैं। फॉर्मूला में कुछ है नहीं, ये n टाइम्स तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस xn होल अपॉन
आपने किसको ओमिट किया था, y3 के लिए कर रहे हैं, y3 के लिए मतलब x3 ओमिट किया था, तो यहां लिख दीजिए x3 माइनस क्या होगा, जो सेम अपर में माइनस हुआ है, ये सबको x3 से माइनस करना है, x0 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर से x3 माइनस x1, फिर से x3 माइनस x2, और ये n टाइम्स तक जाएगा, तो x3 माइनस xn, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर y4 है, y5 है, y6 है, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा। अब हमारे पास ये तो सिर्फ मैंने n टाइम्स तक मैंने आपको सिर्फ बताया, इसका अभी हमको यूज नहीं है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो इसका हमको यूज नहीं रहेगा। ये सिर्फ मैंने फॉर्मूला समझाया, क्योंकि ऊपर मैंने 2 लाइन बताया कि हम जो लैग्रेंज मेथड होता है उसको कब यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें मेथड मेंशन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि क्या वो न्यूटन मेथड से बन सकता है कि नहीं, बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड से बन सकता है कि नहीं। अगर वो दोनों मेथड से नहीं बनता है तब हम लोग क्या करते हैं, लैग्रेंज मेथड यूज करते हैं। इसलिए मैंने ये चाहे एग्जांपल ले लीजिए चाहे क्वेश्चन ले लीजिए, उसके बाद मेरे को आपको बताना था फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वो हो गया। इसके बाद हमको सिर्फ वैल्यू लिखनी है। क्लियर, समझ में आया। चलिए ये फॉर्मूला मैं ओमिट करता हूं। अब हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको 6 की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो यहां मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 6। क्लियर, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इक्विडिस्टेंट नहीं है, इसलिए दोनों मेथड यूज नहीं होगा। एक न्यूटन मेथड होता है और एक बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड होता है, दोनों यूज नहीं होगा। इसका मतलब है कि थर्ड मेथड ही आपको यूज करना है। क्लियर, अब हम लोग वैल्यू फॉर्मूला लिखता हूं, yx फॉर्मूला में बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको याद होगा किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले y0 क्या है हमारा 8 है, ध्यान से देखेंगे y0 क्या है 8, तो 8 हो गया, इंटू साइन लगाएंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6। अब y0 यहां आपने ले लिया 8 ले लिया, तो 2 को ओमिट कर दीजिए, 6 माइनस 4। क्लियर, फिर 6 माइनस 5, फिर 6 माइनस 8। देख लेना है आपको, ये 2 को ओमिट हो गया, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6 माइनस 8। क्लियर, होल डिवाइडेड बाय जिसको आपने ओमिट किया है, y 8 है तो 8 के लिए क्या है 2 है, तो अब 2 से माइनस कर दीजिए, सेम माइनस होगा 2 माइनस 4 अभी सिखाया। यहां जो माइनस किए हो वही आपको 2 से माइनस करना है, फॉर्मूले में भी यही सिखाया, 2 माइनस 4, 2 माइनस 5, 2 माइनस 8, फिर प्लस साइन आप लगा लेंगे। y0 के बाद क्या होता है y1 की वैल्यू कितनी है 16, फिर ब्रैकेट में 6। अब y1 के लिए 16 है तो x1 की वैल्यू क्या है 4 को ओमिट कर देंगे, 2 5 8, ये माइनस होगा 2, फिर 6 माइनस 5, फिर 6 माइनस 8। क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर आपने y को x1 4 को आपने ओमिट किया है, इसका मतलब क्या होगा अपॉन में 4 माइनस 2, 4 माइनस 5, 4 माइनस 8। ठीक, क्लियर, y1 के लिए हो गया। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा y2 के लिए। y2 की वैल्यू 22, 6 माइनस 2, 6 माइनस 4, 6 माइनस 8। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। 5 माइनस 2, 5 माइनस 4, 5 माइनस 8, लास्ट y3 हमारे लिए क्या है 30 है, फिर 6 माइनस 2, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, होल डिवाइडेड बाय किसको आपने y3 के लिए 8 है तो 8 माइनस 2, 8 माइनस 4 और 8 माइनस 5। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा, बहुत सिंपल है। वैसे मैं कैलकुलेशन करके रखा हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन को हम लोग करते जाते हैं। 8 इंटू 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर इंटू 1 इंटू माइनस 2, ये ऊपर का वैल्यूएशन हो गया। नीचे कर लेंगे अपॉन -2 इंटू -3 इंटू -6,
ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, प्लस 16, फिर 6 माइनस 2 माइनस 4 4 6 माइनस 2 4 6 माइनस 5 1 इंटू माइनस, प्लस और माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को, 2 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 4, फिर प्लस 22, फिर विद इन ब्रैकेट 6 माइनस 2 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 इंटू 1 इंटू माइनस 3। क्लियर? उसके बाद लास्ट 30, ये 30 लिख दिया मैंने, फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए 6 माइनस 2 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 6 इंटू 4 इंटू 3, 8 माइनस 4 4 8 माइनस 5 3। क्लियर? अब इसका सिर्फ आपको वैल्यू लिखना है। कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट करूंगा, बहुत समय लगेगा कि मैं कैलकुलेट करके रखा हूं। ये वैल्यू आ रही है 0.89, फर्स्ट वैल्यू, किसकी वैल्यूएशन, इतने की वैल्यूएशन। अब ये प्लस माइनस ध्यान में रखेंगे, देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस और ये 4 माइनस, मतलब प्लस हो जाएगा। देखिए यहां 1 2 3 माइनस साइन आ जाएगा, यहां देखिए 1 2 मतलब प्लस साइन आ जाएगा, यहां देखिए प्लस। क्लियर है? समझ में आया? उसके बाद ये आ रहा है माइनस 16, फिर प्लस में आ रहा है 39.11 और उसके बाद आ रहा है प्लस 3.33। क्लियर? और इसका रिजल्ट आ रहा है 27.33। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 6 is 27.33. If x are equals to 6, therefore y are equals to 27.33. चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज मंथली इनकम इज नॉट मोर देन 26। क्लियर? आपको जो डेटा दिया है उसमें आपको बताना है कि 26 से नॉट मोर देन मतलब 26 से क्या है, कम इनकम वाले वर्कर्स कितने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं, और सारे डिफरेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इसमें ये सिंगल इंडिविजुअल का क्वेश्चन, ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन था। क्लियर? चलिए इसमें लिखा है इनकम नॉट मोर देन, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन एक्स के लिए इनकम not more than 15 25 30 35, और y के लिए दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये दिया 36 40 45 और 48। यहां आप नोटेशन दे दीजिए y0 y1 y2 y3, ये नोटेशन दे दीजिए x0 x1 x2 x3। मेरे ख्याल से इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। आपको क्लियर लिख रहा है इनकम नॉट मोर देन। क्लियर है? इनकम नॉट मोर देन का मतलब क्या हुआ, 15 से ज्यादा नहीं, मतलब 15 से कम 25 से कम। क्लियर? सबसे पहले आपने नोटेशन दे दिया, वैल्यू किसकी निकालनी है, 26 की निकालनी है। इफ x इज इक्वल टू 26 देयरफॉर y आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। राइट? चलिए सबसे पहले फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको याद रखना है। y0 क्या है आप देखते हैं, जैसे y0 प्रोनाउंस किया मतलब 36, ये 36 आ गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन, विद इन ब्रैकेट किसकी वैल्यू निकालनी है, 26 की वैल्यू निकालनी है। y0 है, इसका मतलब x0 ओमिट हो जाएगा, 25 फिर 26 माइनस 30, 26 माइनस 35। सेम अपॉन में क्या आ जाएगा, आपने किसको ओमिट किया, 15 को किया, तो यहां क्या हो जाएगा 15 माइनस
सेम जो आपने माइनस किया, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। 15 माइनस 25, 15 माइनस 30, 15 माइनस 35, फिर प्लस साइन लगाएंगे, आपको आ जाएगा y2, वो सॉरी y1 40 आ जाएगा। 40 के लिए क्या होगा, किसको ओमिट करना है, 25 को ओमिट करना है। इसका मतलब है 26 से कौन कौन से आइटम माइनस होंगे, 15, 30, 35, 15, 30 और 35। क्लियर, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपने 25 को ओमिट कर दिया है, तो यहां क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15, 25 माइनस 30, 25 माइनस 35, फिर प्लस साइन आ जाएगा। उसके बाद y2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, y2 के लिए वैल्यू क्या है, 45 है। 26, अब किसको ओमिट करेंगे, y2 के लिए मतलब x2 को, ये ओमिट हो जाएगा। 15, 25, 35, 15, 25 और 35, 35 होल डिवाइडेड बाय, आपने किसको ओमिट किया, अभी 30 को किया था, तो यहां 30 से माइनस कर दीजिए। 30 माइनस 15, 30 माइनस 30, क्लियर है, 30 माइनस 30, राइट, फिर 30 माइनस 35। वैल्यूएशन तो वैसे मैंने करके रखा हुआ है, ताकि आपका थोड़ा फास्ट हो जाए। 26 माइनस 15, 26 माइनस 25, 26 माइनस 35, 30 माइनस 15, ये देखिए यहाँ 25, इसलिए मैं बोला कि इसको देख कर लेते हैं प्लस साइन, मगर देखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। वैल्यूएशन डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये 48, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 के लिए 35, तो 26 माइनस 15, देखिए 48 के लिए निकालना है, 35 को ओमिट कर दिया। 26 से क्या होगा, ये कंटिन्यू तीन आइटम क्या होंगे, माइनस होंगे, क्लियर। 15, फिर 26 माइनस 25, फिर नेक्स्ट देख लीजिए 26, 30 डिवाइडेड बाय, किसको आपने ओमिट किया है, x3 के लिए क्या है 35, तो यहां हो जाएगा 35 माइनस 15, 35 माइनस 25, 35 माइनस 30। बस अब इसकी वैल्यू आपको नोट करनी है और आपका रिजल्ट आ जाएगा yx। चलिए वैल्यू तो मैं देख के नोट कर देता हूं ताकि हमारा समय कम लगे। ये आ जाएगा माइनस 0.432, क्लियर। उसके बाद आ जाएगा प्लस 31.68 प्लस 11.88, फिर माइनस 2.112, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 41.016, तो इसको आप लिख सकते हो से 41। क्लियर, समझ में आया कि 26 से ऐसे कितने वर्कर्स थे जिनका इनकम ₹26 से कम था। नंबर ऑफ वर्कर, ओके, नंबर ऑफ वर्कर अर्न लेस देन ₹26 इज 41। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड फर्स्ट डिवीजन। Assume that 60% are minimum marks for the scoring first class. Clear? आपको क्या बोल रहा है, फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है हु हैव स्कोर्ड फर्स्ट डिवीजन, जो कि फर्स्ट डिवीजन लाए हो, और मान लेने के लिए बोलता है कि फर्स्ट डिवीजन के लिए जो मिनिमम मार्क्स कितना है वो 60% है। चलिए क्वेश्चन को मैं नोट करता हूं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए अब इसमें आपको लिखा है मार्क्स, आपको जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेबल दिया हुआ मैं आपको लिख रहा हूं, मार्क्स आउट ऑफ 50, और ये जो दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 0 to 10, 10 to 25, 25 to 35, 35 to
सॉरी 50 लेस देन। क्वेश्चन आपको ध्यान में देना है कि किस तरीके से दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दिया हुआ 10, 35, 20, 80। ये सबसे पहले आपको ये टेबल समझना है, क्योंकि अगर आपने टेबल समझ लिया मतलब क्वेश्चन, ये तो सिंपल है कि आपको ऐसे बच्चों का नंबर पूछ रहा है जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन लाया, और फर्स्ट डिवीजन का मीनिंग वो बोलता है कि अबाउट 60% मार्क्स। क्लियर। अब आपको यह देखना है कि मैक्सिमम, देखिए टेबल किस तरीके से 0 to 10, 10 to 25, 25 to 35 और लास्ट में लिखता है 50 लेस देन। क्लियर। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले इसको आपको ओवरऑल लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको मालूम है, पहले से मैं सिखा चुका हूं कि क्या हो जाएगा, लेस देन 10, क्लियर है, लेस देन 25, लेस देन 35 और ये लेस देन 50 तो दिया हुआ है, लेस देन 50 तो दिया हुआ है। तो लेस देन वाले में आपको मैंने बताया था कि सेकंड जो वेरिएबल्स है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको क्यूमुलेटिव कर देते हैं। जो आइटम्स दिया रहता है उसको क्यूमुलेटिव कर देते हैं। तो फर्स्ट तो 10 है तो 10 ही रहेगा। सेकंड क्या हो जाएगा, 35 प्लस 10 45 हो जाएगा। क्लियर। 45 प्लस ये दोनों को ऐड कर दिए तो यहां 45 आए। देखो ये 10 के बाद ये ऐड कर दिए 45 में 20 ऐड कर दिए 65, ये 65 और ये एज इट इज रहेगा। इसको छेड़खानी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो एज इट इज दिया हुआ है। 50 लेस देन 50, 80 क्लियर वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं वो क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखने, क्योंकि क्वेश्चंस को मैंने चूज क्यों किया है, सारे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। क्लियर है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिखा और फट से स्टार्ट कर देना। क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, हर क्वेश्चन में किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। क्लियर। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था, ये इस तरीके से टेबल प्रिपेयर होगा। क्लियर, समझ में आया। तो चलिए पहले मैं टेबल लिख लेता हूं ताकि आपको, ये आपका हो जाएगा मार्क्स लेस देन, ये लिख देता हूं मार्क्स लेस देन 10, 25, 35 और 50। ये आपका हो गया x। तो ये क्या हो गया नोटेशन, x0, x1, x2, x3। अब उसके बाद जो नेक्स्ट था वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपके लिए हो गया y। क्लियर। इसके लिए जो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 10, 45, 65, 80। इसका नोटेशन दे देते हैं y0, y1, y2, y3। ये आपका टेबल हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड में भी बताया था कि क्या अगर सिंपल सीरीज, जो कंटिन्यूस सीरीज टाइप का जो क्वेश्चन होता है, क्या उसको डायरेक्ट बना देते हैं। नहीं, डायरेक्ट नहीं बनाते। उस समय भी मैंने बताया था और इस समय भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सीरीज पहले जो लिखी हुई थी क्वेश्चन में, उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। ये जो लास्ट वाला जो 80 था, ये 80 क्यों रह गया, बाकी सबको हमने क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट किया था, ये क्यों नहीं कन्वर्ट किया, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपको जो बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 60% मार्क्स। ओके। तो आपको ये देखना है कि टोटल मार्क्स कितना है। तो क्वेश्चन में आपने दिखा था, क्वेश्चन में आउट ऑफ 50 मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50 है। तो 50 सबसे पहले आपको 60% ऑफ टोटल मार्क्स ये कैलकुलेट कर। तो टोटल मार्क्स कितना था, 50 इंटू 60/100 इज इक्वल टू 30। मतलब 30 नंबर से ज्यादा जो बच्चा लाएगा वो फर्स्ट डिवीजन में आएगा। क्लियर है एकदम। यस, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x is 30. Now to find out the value of y. राइट। चलिए हम लोग फटाफट अब वैल्यू पुट करते हैं ताकि आपको ध्यान में रहेगा। yx is equals to y0 is 10 plus into within bracket the value of x is 30
तो 10 को ओमिट कर देंगे, 25 30 माइनस 35 30 माइनस 50, राइट। फिर अब होल अपॉन किसको आपने ओमिट किया, 10 को, तो 10 माइनस 25 10 माइनस 35 10 माइनस 50, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर प्लस साइन लगाएंगे, y1 के लिए आ जाते हैं, y1 के लिए वैल्यू हमारा 45 है, 45 इंटू सबसे पहले 30 माइनस 10 हो जाएगा, फिर 30 माइनस 35 हो जाएगा और 30 माइनस 50 हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सेम माइनस करना है आपने किसको, x1 के लिए क्या वैल्यू है 25, तो 25 माइनस 10 25 माइनस 35 25 माइनस 50, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है। नेक्स्ट y2 के लिए आते हैं, y2 की हमारी वैल्यू कितनी है 65 है, x की वैल्यू तो हमारी 30 है। अब हमने किसको ओमिट करना है, x2 को ओमिट करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 10 30 माइनस 25 30 माइनस 50 30 माइनस 50, जिसको आपने ओमिट किया है, किसको ओमिट किया है, x2 को भी ओमिट किया है, x2 की वैल्यू कितनी है 35 है, तो 35 माइनस 10 35 माइनस 20, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ऊपर जो आपने माइनस किया है उसी को माइनस करना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाना है, ओके, ध्यान में रखना एकदम। फिर 35 माइनस 50, फिर प्लस साइन लगाना है, और नेक्स्ट और लास्ट वैल्यू जो हमारा y3 की वैल्यू है वो है 80, क्लियर। अब 80 में 30 माइनस 10 30 माइनस 25 30 माइनस 35, क्लियर, क्योंकि हमने 50 को x3 को अभी ओमिट किया हुआ है, तो डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 50 माइनस 25 50 माइनस 35, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। बस अब इसका वैल्यूएशन लिखना है, yx इज इक्वल टू जो मैंने वैल्यू निकाल के रखी है वो मैं आपको बता देता हूं, कहां गया ये थर्ड का वैल्यूएशन कहां है, देखिए ये गड़बड़ी होती है कि मैं कहां रख देता हूं और फिर वो दिखाई नहीं देता है। 24 का वैल्यूएशन कहाँ रखा मैं, ओहो देखिए कहाँ रख देता हूँ, इसी में कभी कभी क्या हो जाता है वक्त देर हो जाता है, ये रखा हुआ है। चलिए इसकी जो वैल्यू आ रही है मैं फटाफट लिख देता हूं, ये आ रहा है माइनस 0.333 प्लस 24 प्लस 34.67 माइनस 2.667 33 24, देखिए 1 2 3 4 का आंसर इज इक्वल टू आ रहा है 55.667, राइट, देयरफॉर से 56, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछ क्या रहा है कि 60% से ज्यादा कितने बच्चों ने लाया, तो सबसे पहले आप देख लीजिए भाई, ये तो पता चल गया कि सिर्फ 60% से कितने लोग हो गए 56, तो आपको ये देखना होगा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एज पर द क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं 80, ओके, तो यहां आपका हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स obtained more than 60% मार्क्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 80 लोग थे, 80 में 56 को आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 24, मेरे ख्याल से 24 आया, यस 24 बच्चे ऐसे थे जो 60% से ज्यादा नंबर लाए, राइट, क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले x इज इक्वल टू 30 के लिए कैलकुलेट किया, क्योंकि टोटल मार्क्स 50 था, 50 का 60% निकाला तो 30 नंबर आया, तो 30 नंबर से ज्यादा लाने वाले कितने लोग थे, तो पता चला 56, 30 से ज्यादा नंबर लाने वाले, 30 से ज्यादा नंबर मतलब यहां आ जाएगा, और यहां आएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे
56। जबकि हमको निकालना है क्वेश्चन में एज पर कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्कोर्ड मोर देन 60% मार्क्स। तो हमको क्या करना होगा, टोटल 80 बच्चे थे तो 80 में 56 माइनस कर दिया तो आपको पता चल गया कि 24 बच्चे ऐसे थे, 24 बच्चे ऐसे थे जो कि 60% से ऊपर लाए। ठीक है, तो ये लेस देन वाला हो गया। एक लेस देन का डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसको हमने लेस देन में कन्वर्ट करके बनाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स, चलिए, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट्स इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन 2002। आपको बता रहा है कि द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट्स। 65 स्टूडेंट्स लोगों ने ईयर 2002 में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो का पेपर था, और वो एमकॉम एग्जामिनेशन ऑफ अ सर्टेन यूनिवर्सिटी, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एमकॉम एग्जामिनेशन में 65 स्टूडेंट्स ने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया। और उसमें बता रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड फर्स्ट क्लास, हु स्कोर्ड फर्स्ट क्लास, विद इन ब्रैकेट लिखता है 60% और मोर मार्क्स इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, एंड द मैक्सिमम मार्क्स आर 100। जो मैक्सिमम मार्क्स कितना दिया इन दिस क्वेश्चन, 100। सबसे पहले मैं डेटा नोट करता हूं। डेटा नोट करने के बाद आपको मैं समझाता हूं क्वेश्चन को। चलिए, आपको जो डेटा दिया हुआ है वो है मार्क्स मोर देन दिया हुआ है, मार्क्स मोर देन 25, 36, 45, 55, 65। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए हुए हैं वो है आपका 65, 63, 40, 18, 7। क्लियर। अब आपको इसमें सबसे पहले देखना है कि 60% से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने बच्चे थे। देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ये मोर देन वाला क्वेश्चन है और वो जो क्वेश्चन था लेस देन वाला क्वेश्चन था, क्योंकि उस कंडीशन लेस देन वाले क्वेश्चन में मैंने 80 से माइनस किया था। दोनों क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं चूज कर रहा हूं उसको आपको समझना होगा क्लियर कट। इससे पहला क्वेश्चन जो था वो लेस देन वाला क्वेश्चन था, मगर जो रिजल्ट आपसे पूछ रहा था वो मोर देन के फॉर्म में पूछ रहा था कि 60% से ज्यादा लाने वाले बच्चे कितने थे। ये क्वेश्चन मोर देन वाला क्वेश्चन है और इसमें 60% से ज्यादा लाने वाला है, मतलब इसका मतलब है कि इसमें डायरेक्ट रिजल्ट ऑब्टेन होगा, इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। चलिए, इसका नोटेशन सबसे पहले करना है तो इसके लिए मैं नोटेशन कर देता हूं। ये यहां मैं लिख देता हूं 25, 36, 45, 55 और 65। राइट। 25, 36, 45, 55, 65, 1, 2, 3, 4। ये आपके लिए हो जाएगा x0, x1, x2, x3 और x4। राइट। ये आपके लिए हो जाएगा y0, y1, y2, y3 और y4। अब सेम मोर देन 60% मार्क्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 60% ऑफ टोटल मार्क्स। राइट। तो टोटल मार्क्स कितना दिया एज पर द क्वेश्चन, 100 एट द रेट ऑफ 60% से 60 मार्क्स, 60 मार्क्स और मोर। 60 मार्क्स और मोर का क्या मतलब होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 नंबर या 60 से ज्यादा। राइट। 60 मार्क्स और मोर मतलब 60 और 60 से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 59। 60 और 60 से ज्यादा का मतलब होता है 59 से ज्यादा। ये भी चीज आपको समझना होगा। यहां x की जो वैल्यू होगी वो आपके लिए होगा 59। ऐसा नहीं कि आप 60 लेके बना दें। यहां लास्ट क्वेश्चन में हमने 50 का 30% निकाला,
सॉरी 60% निकाला और 30 आया, 30 से बनाए थे, मगर इस क्वेश्चन में नहीं बना रहे, कई सारी चीजें को डिफरेंस है, आपको क्वेश्चन को समझना होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 60 नंबर और 60 से ज्यादा, दैट मीन्स 59 से ज्यादा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए x क्या हो जाएगा 59, देयरफॉर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एज पर द क्वेश्चन। चलिए yx y0 कितना है हमारा 65 है, ये 65 नोट कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन, वैल्यू किसके लिए निकालनी है 59 के लिए, ये 59, x0 को ओमिट कर दें 25, किसको माइनस करना है 36 इंटू 59 माइनस 45, 45 के बाद क्या है 59 माइनस 55, ध्यान देंगे 59 माइनस 65, ये हो गया। अब डिवाइड करना है, एकदम सिंपल, आपको x0 के क्या है 25, मतलब ऑल दी आइटम्स, ये सारे आइटम्स को आपको क्या करना है 25 से सबको माइनस करना है। क्लियर? फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, 25 माइनस 36, 25 माइनस 45, 25 माइनस 55, 25 माइनस 65, ये प्लस साइन आ जाएगा। y1 के लिए 63, फिर इंटू 59, 36 कॉमेंट कर देंगे, तो सबसे पहले 25, 25 के बाद 59 माइनस 45, 59 माइनस 55 और 59 माइनस 65, सिर्फ 36 कॉमेंट करना है, बाकी को सब एज इट इज लिख देना है। अब यहां मैं लिख देता हूं 36 माइनस 25, 36 माइनस 45, 36 माइनस 55, 36 माइनस 65, फिर ये प्लस साइन लगा लेता हूं। y2 के लिए चलते हैं, y2 की वैल्यू 40 है, फिर से 59, किसको ओमिट कर देना है 45 को, y2 x2 45 को ओमिट कर देना है। ठीक है, तो 25, 59 माइनस 45, 45 को ओमिट कर देना है, 36 आ जाएगा। ध्यान देके देखिए, क्योंकि कॉपी में बनाना एक अलग चीज होता है, बोर्ड में मतलब इधर भी ध्यान रखना है, इधर भी ध्यान रखना है, और आपकी तरफ भी। क्लियर? 59 माइनस 65, 59 45 बटा है 55, देखिए फिर 55 और 59 माइनस 65। क्लियर? चलिए, किसको ओमिट किया हमने 45 को, 45 माइनस 25, 45 माइनस 36, 45 माइनस 55, 45 माइनस 65, प्लस साइन लगाएंगे। उसके बाद हम लोग y3 में आते हैं और उसकी वैल्यू 18 है, फिर से 59, किसको ओमिट करना है x3 के लिए 55 को ओमिट करना है, 1 2 3 4, पहले 25, फिर 36, 36 के बाद 45, 45 के बाद लास्ट 65। क्लियर? और डिवाइडेड बाय सेम, किसको आपने ओमिट किया 55 को, 55 माइनस 25, 55 माइनस 36, 55 माइनस 45, 55 माइनस 65, और ये प्लस साइन, और लास्ट y4 इज डिनोटेड, y4 द वैल्यू ऑफ y4 इज 7, राइट? और ये 59 माइनस 25, 59 माइनस 36, 59 माइनस 45 और 59 माइनस 55 आ जाएगा। ठीक? और डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 65 माइनस 25, 65 माइनस 36, 65 माइनस 45, 65 माइनस 55। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। चलिए, इसका जो मैं वैल्यूएशन करके रखा हूं, कहां है इसका वैल्यूएशन, देखिए फिर ध्यान, हाँ ये है इसका वैल्यूएशन, ये आ रहा है -1.90 प्लस 13.19 माइनस 20.83 प्लस 20.78
प्लस 1.32, ये आ रहा है आपका 12.78 से 30, क्योंकि ये मोर देन का क्वेश्चन है। आपसे जो रिजल्ट भी पूछ रहा है कि 60% मार्क्स से ज्यादा, मतलब 59 मार्क्स से ज्यादा कितने लोग आएंगे, तो 13 आएंगे। और ये देखिए 59 कहां आएगा, इस पोजीशन में आएगा, ठीक है, इस पोजीशन में आएगा। तो यहां जो वैल्यू होनी चाहिए 7 से ज्यादा होनी चाहिए और 18 से कम होनी चाहिए, और वो वैल्यू आपकी आ रही है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि आपको लैग्रेंज मेथड में मैंने आज 4 क्वेश्चंस कराए हैं, और इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। तो ये क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, और तो आपको सारे जितने भी आपके बुक में क्वेश्चंस आपको रहते हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे, और उसके पहले हर वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, समझ में आया, तो आपको करना क्या है, लाइक करना है। और साथ में अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।